नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विवेक पाठक और आज हम खबर पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष मुद्दे को क्योंकि आज जो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इस देश की राजधानी है। बीते दिनों जिस तरह से लगातार कोरोना लहर की जो दूसरी जो खेप हमारे देश में पहुंची, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं मध्य भारत और ख़ास तौर से दिल्ली से शुरुआत हुई और धीरे-धीरे इसने पूरे भारत को अपनी चपेट में लिया। केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से पिछले बीते कुछ दिनों में अपना शानदार काम किया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम ये देखते हैं कि जो स्थितियाँ बनी हुई हैं सरकार को लेकर, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें बहुत ही जल्द जॉइन करेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता जी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब केजरीवाल की तरफ से जितना एक्सपेरिमेंट किया गया था और ख़ास तौर से आपने देखा था कि कहीं न कहीं सामने देखने को मिला था कि जब केजरीवाल ने अपनी तरफ से वैक्सीनेशन हो या फिर खास तौर से जब लॉकडाउन का निर्णय हो तो दिल्ली में सबसे पहले वहां के जो मुख्यमंत्री दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने बहुत कड़े फैसले लिया और उसके बाद ही दिल्ली को वापस एक आम धारा से जोड़ने की कोशिश की है। हमारे साथ इस वक्त सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील गुप्ता जी आपका खबर पर। सुशील जी, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से काम किया है इस कोरोना की जो दूसरी लहर भारत के अंदर जिस तरह से आई, और मुझे याद है जिस तरह से हमें देखना होगा कि बहुत आगे बढ़कर ये डिसीजन लेना कि उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहला जो है राज्य बनाया दिल्ली को जहां पर लॉकडाउन की शुरुआत की। हालांकि शुरुआत 7 दिन से हुई लेकिन इसके बाद बढ़ते बढ़ते ये जो है 19 अप्रैल से लगातार अब तक चली रही। अब कल का जो दिन है सोमवार जो कल आ रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि अब अनलॉक 2 की तरफ हम जाएंगे और दिल्ली में एक नई स्थितियां सामने देश को देखने को मिलेंगी क्योंकि आर्थिक चुनौतियां बहुत थी। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जब ये दूसरी लहर आई तो सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां थी और किस तरह से इसको जो है निपटने के लिए पूरा खाका तैयार किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने? क्योंकि मैं इसके अंदर बड़ी स्पष्ट तौर पर बता दूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही दूरदर्शी हैं जी। मेडिकल के ऊपर। जब से अरविंद जी की सरकार आई है, सारे जी। हिंदुस्तान से ज्यादा बजट दिल्ली के अंदर खर्चा जाता है, लगभग 13%, 13 से जी। 14% प्रतिवर्ष जीडीपी का दिल्ली के अंदर जी। मेडिकल को खर्चा जाता है। दिल्ली जी। के सारे जो हॉस्पिटल है वो जी। बेहतरीन इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया है। मुहल्ला क्लिनिक जी। की तारीफ यूएनओ तक नहीं की। जब कोरोना की हम्म। दूसरी लहर आई, हम्म। पहली लहर में एडवांस में सबसे पहले होम आइसोलेशन का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अगर मैं जी। बात करता हूँ प्लाज्मा बैंक का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, जो बाद में धीरे जी। धीरे सारी दुनिया ने अपनाया। हाँ। दूसरी लहर में एडवांस में भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को अरविंद जी ने कहा था कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आने वाली है, आप ऑक्सीजन का जो कंट्रोल है वो मिलिट्री के जी। हाथों में दीजिए। जी। और चंद दिनों बाद वो ऑक्सीजन की कमी सारे हिंदुस्तान के अंदर देखी गई। बिना ऑक्सीजन के पेशेंट्स मरने लगे। तब जाके जी। कहीं ना कहीं स्थितियां, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और तब जाके स्थितियां कहीं सुधर पाई। इसी जी। प्रकार अगर मैं बात करता हूँ मेडिसिन की, कोरोना मेडिसिन का कंट्रोल बहुत दिक्कत का विषय रहा। कोरोना जी। वैक्सीन, ताकि कोरोना ना आए, अरविंद जी जी। ने कहा था कि देश के अंदर 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से। कोवैक्सीन सही। देश में जितनी भी बाकी योग्य कंपनियां हैं जो वैक्सीन को डेवलप कर सकती हैं, अगर उनको ये बनाने की परमिशन दी जाए और इन दोनों कंपनियों को रॉयल्टी दे दी जाए ताकि जी। इनका आर्थिक नुकसान भी ना हो और देश जी। के युवाओं को, देश के बच्चों को, देश के बुजुर्गों को, सबको समय के अनुसार सबसे पहले वैक्सीन लग सके। ये सोच अरविंद जी की थी। केंद्र सरकार ने इसमें पहल नहीं की, उल्टा केंद्र सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट की, जी। जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। दूसरी लहर के दौरान जितनी वैक्सीन लोगों को नहीं लग पाई थी, वहां पे बहुत सीरियस मामले भी आए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी आए, वैक्सीन ना लगने की वजह से भी आए और पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई। हालांकि बड़ी संख्या में। बहुत बड़ी संख्या में हुई, परंतु समय रहते चीजें कंट्रोल में आ गई
और आज जी दिल्ली के अंदर जो कोरोना संक्रमण का रेट है वो 0.5% से भी कम है। दिल्ली जी वासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के हर हॉस्पिटल में कोरोना के बेड अवेलेबल है और दिल्ली के अंदर यही कारण था कि हमने जी अनलॉक 2 प्रोसेस अपनाया। कल से ऑड इवन के आधार पर दिल्ली के सारे बाजार खुलेंगे, दिल्ली के मॉल्स खुलेंगे। दिल्ली में जी स्टैंड अलोन दुकानें पहले ही खुल गई थी। दिल्ली के अंदर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले ही खोल दी गई थी। दिल्ली के जी अंदर इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस आधी कैपेसिटी के अंदर खुले। कैटेगरी ए के ऑफिसर्स सारे आए, जी परंतु कैटेगरी बी के और कैटेगरी सी के 50% आए। उसको एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे को बुला ले गए। सुशील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी आपने खुद कहा कि ऑक्सीजन को लेकर चेताया गया था, खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें कई स्थितियां जो है केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। वहां पर दिल्ली सरकार को इन चुनौतियों से निपटने के लिए आखिरकार किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो कौन कौन से एग्जैक्टली पॉइंट्स थे या वो मुद्दे रहे जिस पर केजरीवाल सरकार ने पिछली लहर में इनको चेताया गया था, सरकार को बताया गया था, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फेलियर रहा और जिसका खामियाजा देश की जनता ने, खासतौर से दिल्ली की राजधानी की जो जनता है उसने भुगता है। देखिए, सबसे पहले कमी रही वैक्सीन की। जी केजरीवाल जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के अंदर ये बात कही थी। दूसरी कमी रही ऑक्सीजन की। जब प्रधानमंत्री जी जी के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही थी उस समय अरविंद जी ने मुद्दा उठाया था। टीवी पे वायरल भी हुआ था। उस समय बीजेपी के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मीटिंग को टेलीकास्ट कर दिया, नहीं होनी चाहिए। अगली मीटिंग प्रधानमंत्री जी खुद टेलीकास्ट की। तो जी कहीं वो प्रोटोकॉल की ऐसी कोई बात नहीं थी, परंतु हम्म ऑक्सीजन के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि जी ऑक्सीजन हमारी जो रिक्वायरमेंट, रेगुलर रिक्वायरमेंट है, 7,000 मैट्रिक टन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसको जी उसको हमारी रिक्वायरमेंट कहीं 14 से 18,000 टन तक पहुंची, परंतु हम्म हमारी 7,000 भी नहीं मिल पाई हमें। ऐसी ऐसी स्थिति के अंदर हमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाना पड़ा और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को माना और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आप ऑक्सीजन को पूरी करें। ये चुनौती रही। और तो मैं ज्यादा चुनौती इसके अंदर नहीं मानता हूँ। 2 चुनौतियां मुख्य तौर पर रही। और तीसरी चुनौती जो ड्रग्स की है, कुछ जी विशेष किस्म के इंजेक्शन थे जो भारत सरकार के कंट्रोल के अधीन थे। अभी जैसे ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन आ रहे हैं, वो भी भारत सरकार का देन है। भारत सरकार राज्य सरकारों को देती है, राज्य सरकार कंसर्न हॉस्पिटल्स को देती है। तो क्योंकि ड्रग का सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है और दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर तो विशेष तौर पे जी ये अधिकार केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है। तो ये 2-3 चुनौतियां इसमें रही, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में जिस तरीके से तैयारी की गई है, तीसरी लहर के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने तैयारी की है और हम सब सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि एक समय पे 35,000 केस प्रतिदिन के पहुंच रहे थे। 35,000 वहाँ पे एडमिशन हो गए थे। तो हम बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट वो मान के चल रहे हैं कि 35,000 बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी और इससे ऊपर अरेंजमेंट अभी चल रहा है। लेकिन इस बीच में सुशील गुप्ता जी, ये कई बार देखा गया, क्योंकि अगर हमें कोरोना से निपटना है तो जरूरी है कि हमारे सामने वैक्सीनेशन को मजबूती से बढ़ाने की चुनौती थी। लेकिन देखा जा रहा है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की चुनौतियां हमेशा कमी जो है सामने देखने को मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो मजाक करते हुए तक बयान एक जारी करते हुए नजर आए कि भाई आप डेली डोज कम लगाइए, इस तरह की बातें सामने निकल के आई। वैक्सीनेशन देखिए, के अगर वैक्सीनेशन के सब्जेक्ट पे बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी सरकार की आखिरकार जिरह क्यों चल रही है? वो वैक्सीनेशन पर दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे आकर काम करने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, मैं इसको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री वैक्सीन बचाना चाहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों की जान बचाना चाहते हैं। जान जी तभी बचेगी जब ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वैक्सीन लगाई जाए। मनोहर लाल जी खट्टर जी ने तो कहा था कि 50,000 वैक्सीन मिल रही है, 50,000 बहुत है, हम भी एक दिन में 2 लाख लगा सकते हैं, परंतु जरूरत क्या है, एक दिन के अंदर हम्म 50,000 लगाए और धीरे धीरे। अब ये भूल गए कि लगभग 3 करोड़ हरियाणा की आबादी है। 50,000 के हिसाब से 600 दिन के अंदर हरियाणा के लोगों को वैक्सीन लगेगी। हरियाणा के जी गांव गांव के अंदर कोरोना पहुंच गया तो कहाँ पे मनोहर लाल जी हरियाणा की जनता को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे इस बयान के अंदर भूल के। फिर वो उनकी आदत भी है कि फिर वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था। बार बार टेलीविजन में दिखाया कि ऐसा ही आपने कहा था। तो हम्म मैं ये कहूंगा कि हरियाणा
वैक्सीन को खराब करने वाला दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान का राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन खराब हुई। दिल्ली के अंदर जी वैक्सीन कभी खराब नहीं हुई। दिल्ली के अंदर लगातार हर रोज हम खबर देते हैं कि इतनी वैक्सीन आई और इतनी लग गई। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने 18 से 45 के बीच के युवाओं के लिए वैक्सीन खोली तो, परंतु वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ना केवल दिल्ली में, अभी तो तकरीबन सारे हिंदुस्तान के अंदर वो वैक्सीन अभी नहीं मिल रही। बल्कि जो 45 से ऊपर की एज के लोगों को वैक्सीन लग रही है, उसके अंदर भी जो ड्यूरेशन बढ़ाने का रखा गया कि पहले 1 महीने में लगती थी, फिर इन्होंने 60 दिन में कही, फिर 84 दिन के अंदर कही। उसका कारण भी यही है कि क्योंकि बाकी सारे देशों में वो समय नहीं बढ़ा, हिंदुस्तान के सही अंदर वो बात है। समय बढ़ा। उसका हम्म बेसिक रीजन भी यही है कि वैक्सीन की कमी है, तो लोग थोड़ा सा गैप। हम्म लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि अगर ये बयान भी निकल के आया तो तभी निकल के आया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कहा, मनीष सिसोदिया जी वहां पर जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने साफ बोल रहे थे कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से एक प्रधानमंत्री तो आके ये बोल देते कि 18 वर्ष से आयु के जो है 45 वर्ष तक के आयु के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां पर कई दिन बाद जो वैक्सीनेशन 18 वर्ष से जो है लोगों की जो लिमिट बनाई गई थी उसके लिए शुरू हुआ। फिर उसके बाद पता चलता है कई बार रोका भी गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी थोड़े दिन पहले की 2-3 दिन पहले की बात है, फिर से 2 दिन तक जो वैक्सीनेशन दिल्ली में नहीं था। आखिरकार ऐसी स्थितियों में दिल्ली को वैक्सीनेट करना और उस नंबर को जो है पहुंचना, जो एक पूरे एक साल दिसंबर तक के जो सरकार भी जो दावे कर रही है, ये कितना बड़ी टास्क आप जो चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो भारत में एकमात्र साधन जो है केंद्र सरकार के माध्यम से वैक्सीन मिलने का है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाला, परंतु जी टेंडर्स के माध्यम से भी वैक्सीन नहीं आ रही, क्योंकि राज्य के बजाय देश को वेटेज मिलती है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी था कि आप केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर कॉल करे और ग्लोबल टेंडर कॉल करके जिस जिस राज्य की जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हम्म राज्य को वो वैक्सीन दे दे, ताकि देश के लोग एक मंच पे आकर कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ सकें और कोरोना को खत्म कर सकें। अन्यथा जो तीसरी लहर आएगी, अगर वैक्सीन की इसी तरीके से कमी रही, तो लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सवाल तो यही आता है ना सुशील जी कि आखिरकार दिल्ली सरकार इसको, क्योंकि अभी बात ये भी हो रही थी कि दिल्ली सरकार अपने टेंडर जारी करेगी और उसके बाद से अलग अलग कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से जो है वो वैक्सीन खरीदेगी। लेकिन अब सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया। अब कहा गया कि अब सीधे जो डील करेगी वो केंद्र सरकार करेगी, अगर बाहर की कंपनियों से अगर वो वैक्सीन मंगाती है तो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनौती तो ये भी है कि जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन बनेंगी और हम प्रोडक्शन के साथ साथ 3 कंपनियां हैं। अब तो स्पुतनिक भी है रशियन कंपनी के साथ, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन के लिए शुरुआत हो रही है। अब आईसीएमआर का भी वहां पर उनको जो है क्लियरेंस मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में भी राज्यों को अभी इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ रही है? आप झारखंड की बात देखिए, छत्तीसगढ़ की बात देखिए, वहां समस्याएं निकल के आ रही है, केवल दिल्ली की बात नहीं हो रही है। तो क्या केंद्र सरकार की ऐसी कोई नीति है जिसकी वजह से जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां वैक्सीनेशन के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत देखने को मिल सकती है, या फिर इसकी तैयारी राज्यों को अपने स्तर पर ही करनी होगी? केंद्र सरकार को अगर पीठ थपथपानी थी, तो दूसरी लहर से पहले सारे देश को वैक्सीन लगवाते, मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगवाते, नहीं जी लग पाई। केंद्र सरकार को पीठ थपथपानी थी तो राज्यों के अंदर वैक्सीन ना होने की वजह से वैक्सीनेशन केंद्र बंद ना करने पड़ते, वो हम्म बंद करने पड़े। आज सरकार को अपना फिर नजरिया बदलना पड़ा। केंद्र सरकार हम्म की गलत नीति थी कि पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम्म बहुत सा देश का देहात जो है उसके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, उसके पास जी कंप्यूटर नहीं है, वो ऑनलाइन वैक्सीनेशन कैसे करेगा? आप जैन साधुओं जी की बात लें, उनके नाम कोई हम्म संपत्ति नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई इक्विपमेंट उनके पास नहीं होता, व्हीकल पे नहीं चलते, पैदल चलते हैं और हम्म नंगे होते हैं, कपड़ा भी नहीं रखते। अपना हम्म जो धर्म के जो श्रद्धा है उसके हिसाब से जब उनको जी एक इंच की प्रॉपर्टी, कोई कार, कोई व्हीकल, कोई टेलीफोन रखना, वो अपने धर्म से जोड़ के उसको नहीं रखते हैं, तो उनका आधार कार्ड कैसे बनेगा? उनके पास तो कोई संपत्ति नहीं, कोई सबूत नहीं है वो कहाँ रहते हैं, क्योंकि हर 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 वक्त वो ट्रैवलिंग पे जी रहते हैं, किसी राज्य में, फिर दूसरे राज्य में, एक शहर में, फिर दूसरे शहर में, एक गांव में, फिर दूसरे गांव में। तो ये जो बातें हैं, ये बातें कहीं ना कहीं सोच के अंदर लानी पड़ेंगी
कि हिंदुस्तान की जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति से बाहर लोग कैसे निकले, और अधिकारियों को उस मानसिक सेट जो उनका बन गया है, उस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा और देश की धरातल पर सोचते हुए देश के लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भारी मात्रा के अंदर वैक्सीन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान के अंदर कराना पड़ेगा। ये अरविंद जी ने तो कहा था। अरविंद जी के कुछ 10-20 दिन के बाद में नितिन गडकरी जी ने भी ये बात कही कि जो योग्य कंपनियां अगर उनको वैक्सीन बनाने की परमिशन दे देनी चाहिए, परंतु भारत सरकार ने अभी तक उस तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो जो भी समझदार व्यक्ति है वो इस तरफ जरूर बात करता है कि देश के लोगों को बचाना है तो वैक्सीन होनी चाहिए। हम विदेशों से इंपोर्ट करें, हम अपने देश के अंदर अलग फैक्ट्रियों को ऑर्गेनाइज करें, हम उन्हीं फैक्ट्रियों को कोई सहायता देके और प्रोडक्शन को बढ़ाएं, परंतु इस दिशा के अंदर भारत सरकार को काम करना पड़ेगा और जितनी जल्दी करेंगे उतना ही देश ज्यादा सुरक्षित रहेगा। चलिए, वैक्सीनेशन के बाद अब बात करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। जब दिल्ली में आपने बताया कि 35,000 तक लोग वो थे जो लोग एडमिट तक हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हालत ये थी कि 70 से 80 हजार पेशेंट्स के पास ना तो कहीं बेड की उपलब्धता हो पा रही थी, ना ही उन्हें ऑक्सीजन मिल पा रही थी। जो लोग घर पे बैठ के क्वारंटीन थे और जिनकी ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन हो रही थी, उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। और ये बात सच है कि देश के तमाम राज्यों सहित दिल्ली में भी सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मौत के आगोश में गए क्योंकि उनको वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो अब दिल्ली सरकार की किस तरह की तैयारियां हैं, और वाकई में क्या केंद्र सरकार के साथ उतना मदद के साथ हाथ मिल रहे हैं, उनका सहयोग मिल रहा है, या तीसरी लहर में भी पूरे देश में और खासतौर से दिल्ली में लोग इसी तरह से मरने के लिए तैयार हो जाए? देखिए, ये स्थिति आती नहीं। अगर केजरीवाल जी ने जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग थी, जिसमें इस मुद्दे को उठाया था कि हम ऑक्सीजन का इंतजाम करें, ऑक्सीजन प्लांट्स पे मिलिट्री को सौंप दें और उनके देखरेख के अंदर सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन जाए, तब इस बात का उपहास उठाया गया था। परंतु करीब एक सप्ताह के बाद सारे देश के सामने बात आई कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के बाद कहीं ना कहीं जाके ऑक्सीजन मिली और अब बहुत से देशों से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद मिली, ऑक्सीजन प्लांट्स की, क्योंकि दिल्ली के अंदर लैंड यूज की परमिशेबल नहीं है कि बड़े ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लग सके। वो एनजीटी का ऑर्डर ऐसा है। दिल्ली के अंदर सीएमयू की परमिशन केंद्र सरकार की एजेंसी है, डीडीए, उसके पास है। वो लैंड यूज की परमिशन दिल्ली के अंदर बड़े ऑक्सीजन प्लांट की नहीं देती। इसलिए दिल्ली सरकार ने छोटे ऑक्सीजन प्लांट इंपोर्ट किए और हॉस्पिटलों के अंदर वो एक बड़े कंसंट्रेटर की शेप के अंदर जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थे वो अब लगवाए हैं। सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर भी लगे, हॉस्पिटल के अंदर भी लगे। मैं समझता हूँ कि ये जो तीसरी लहर की अगर बात आती है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता के अंदर शायद कमी ना आए, देश को उस स्थिति से दोबारा ना गुजरना। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हुए हैं, सुशील जी, शोएब रफाए हैं। आप सऊदी से रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि मोदी गवर्नमेंट ना तो काम कर रही है और ना करने दे रही है। इस बात से कितना तारुफ रखते हैं आप? मैं एक बात सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ना देश के बजाय चुनाव जीतने के अंदर ज्यादा विश्वास रखते हैं। पूरे जितने विपक्षी सरकारें हैं उन सब से 24 घंटे लड़ाई रखते हैं। खाली दिल्ली की बात नहीं है, जितनी भी विपक्षी सरकारें आप देश के अंदर देखेंगे, या तो वो मोदी साहब के अलायंस में हो, अन्यथा संघीय ढांचा जिस तरीके से पावर स्टेट को देता है उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस केंद्र सरकार की तरफ से रहती है। और तुरंत अभी देखने के अंदर आया कि कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, परंतु बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय इनकी कार्यकारिणी है वो वहां पे खड़े थे। प्रधानमंत्री जी खुद लगे हुए थे, जिसमें सारे विशेषज्ञों ने कहा कि इससे कोरोना फैल रहा है। यूपी के पंचायत चुनाव कोरोना के दौरान हुए। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देश के लोग सुरक्षित रहें, देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया रहे, देश में जाति और धर्म के बजाय व्यापारिक कंपटीशन हो, औद्योगिक कंपटीशन हो, देश एक शिक्षा का हब बन सके, देश स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर दुनिया के अंदर माने जाने देशों के अंदर आए और देश के लोगों को प्रति व्यक्ति आय बढ़े, देश के नौजवानों को रोजगार मिले, देश का किसान जो लगभग साल से आंदोलन पे है
उनकी मांगे मान के उनको शांति से घर पे भेजा जाए, महिलाएं सुरक्षित रहे, इस अंदर प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। आज बच्चे रोजगार ना मिलने की वजह से गुनाह के रास्ते के ऊपर चल पड़े, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार को पुनः सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा के अंदर इस देश को ले जाना चाहते हैं। हमारा रुपया की वैल्यू प्रतिदिन गिरती जा रही है, पेट्रोल और डीजल के रेट 100 रुपए पार कर गए। ऐसे ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है, जीडीपी माइनस के अंदर जा रही है, हमारी ग्रोथ रेट रुक सा गया है, और जितनी भी पड़ोसी देश है हमारे, उन सब से हमारे संबंध भी बहुत बढ़िया नहीं चल रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, छोटे छोटे जो भी हमारी सीमा के साथ देश लगे हुए हैं, छोटे और बड़े सभी देशों के अंदर हम तनाव की स्थिति में ना जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर रहे, पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन बनाए और देश के लोग तरक्की करें, देश के लोग खुशहाल हो, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चलिए, अब अगर बात की जाए, थर्ड वेव की बात की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि अगर अभी भले ही हम अनलॉक 2 की तरफ जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी जो हालात है, अगर तीसरी लहर की तरफ हम जल्दी जाते हैं, कई एजेंसियों ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि आने वाले 15 से 45 दिन के अंदर ही तीसरी लहर यहाँ पर हिट कर सकती है। मुंबई के महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बच्चों के साथ जो है इस तरह के कोरोना के कई मामले देखे, तो वहां भी चिंता देखी जा रही है। तो अगर ये लहर हाल ही के दिनों में, अगर जैसे ये दावे किए जा रहे हैं कि 15 से 45 दिन के बीच में अगर दिल्ली में इस तरह के आंकड़े दिखाई दे सकते हैं तीसरी लहर के, तो कितनी तैयारियां हैं दिल्ली सरकार की, खासतौर से ऑक्सीजन को लेकर, जो है बेड की उपलब्धता को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर, क्योंकि ये वेंटिलेटर्स पीएम फंड से तो नहीं अगर आए होंगे तो फिर तो वो भी काम नहीं कर रहे होंगे। तो कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे निपटेंगी जो आम आदमी पार्टी की सरकार उससे? दिल्ली सरकार को पीएम फंड से तो मदद कम ही मिलती है, इसलिए उस बात से तो आप निश्चिंत रहेंगे, खराब वेंटिलेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो पाएंगे। परंतु मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीसरी लहर यदि आती है, तो भगवान ना करे वो आए, तीसरी लहर ही आती है तो दिल्ली सरकार पूरी तैयारी के अंदर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम अपनी तैयारी 35,000 से ऊपर करेंगे। 35,000 का टारगेट तो हम टच कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो उस स्थिति को हम गुजर चुके हैं, उस भयावह मंजर को हम देख चुके हैं और उसकी तैयारियां हमने क्रॉस कर ली थी, और अब उससे ऊपर की तैयारियां दिल्ली के अंदर की जा रही है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली सुरक्षित रहेगी, तीसरी लहर से घबराने की जरूरत दिल्ली वासियों को नहीं रहेगी। चलिए, अब अनलॉक की बात कर लेते हैं। अनलॉक में दिल्ली ने क्या एक फ्रेम बनाया हुआ है, क्योंकि अनलॉक पहले इस हफ्ते के लिए अनलॉक 2 की तरफ हम जा रहे हैं, अगले हफ्ते हो सकता है कि हम अनलॉक 3 की तरफ जाएं, और शायद जो स्थितियां हैं वो जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑड इवन की जो बात है, अभी जो आंकड़े हैं वो 400 के करीब आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्थितियां तो बेहतर हैं दिल्ली के अंदर, और बहुत अच्छे संकेत भी हैं कि हम चलिए दूसरी लहर से जिस तरह से उबर चुके हैं। लेकिन सुशील जी, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो दूसरा जो स्ट्रेन जो खासतौर से भारत के अंदर पाया गया है, वो 4 से 5 दिन का ही समय दे रहा है, और खासतौर से कई ऐसे युवाओं की मौत इस बीच में देखने को मिली है इस लहर में, जो सिर्फ 4 दिन तक, जब तक कि कोई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट का आने का वेट करता है, जब तक सर्वाइवल की और ट्रीटमेंट की पॉलिसी पर जाता है, तब तक तो उसकी मौत हो चुकी होती है। तो क्या हम वाकई में इतनी तैयारी के साथ हैं कि अगर ये आंकड़ा बढ़ता है या फिर वापसी कोरोना की संक्रमण की इस दौर में देखने को मिलती है, तो फिर से हम तैयार हैं उससे निपटने के लिए? देखिए, भारत की जो एवरेज संक्रमण रेट है आज लगभग 3% और जी, दिल्ली आधा % से कम है। आधा परसेंट है। हम्म। तैयारियों की वजह ही है कि आधा % से कम संक्रमण रेट दिल्ली का आया है। जी, दिल्ली सरकार ने स्पेशल कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हुए, स्पेशल कोविड बेड्स का रिजर्वेशन किया हुआ है। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के अलग से प्रबंध किए हैं, टैंकर खरीदे जा रहे हैं, अलग से ऑक्सीजन के प्लांट्स खरीदा जा रहे हैं, जो छोटे छोटे प्लांट हॉस्पिटल्स के अंदर लग सकते हैं। कंसंट्रेटर हमने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को भी दी और कंसंट्रेटर हॉस्पिटल्स को भी उपलब्ध कराए हैं। मैं समझता हूँ कि पीआईसीयू के लिए, जो छोटे बच्चों के आईसीयू के लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया है, वो सब जगह निरीक्षण कर रही है कि किस प्रकार से बेड पीआईसीयू के बढ़ाए जाएंगे, किस प्रकार से अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और एक बेसिक रीजन भी यही है कि तीसरी लहर में हम बच्चों को इन्फेक्शन की बात ज्यादा मान रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी तक बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है, और जब तक बच्चों जी, को वैक्सीन नहीं लगेगी तो सबसे ज्यादा घेराव के अंदर वही आएंगे जिनके पास वैक्सीन नहीं होगी। और ये जो कोरोना का वायरस है वो भी अपने आप को म्यूटेट करता है, अपने रंग बदलता है।
पहले जी। बुजुर्गों पे गया, अब जवानों पे गया, तो अब विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की तरफ भी जाएगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई तुक नहीं है कि अब बच्चों पे ही जाएगा, परंतु वैक्सीन ना लगने का एक बहुत बड़ा कारण ये होगा कि वो बच्चों के ऊपर ही जा सकता है। तो इन सब बातों की तैयारियां दिल्ली सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से सुरक्षित हाथों में, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में दिल्ली की जनता है। वहाँ पे काफी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की टीम है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस पे पूरी की पूरी अपनी जानकारी रखे हुए, खुद अपने निरीक्षण में सीरियस पेशेंट्स को इन्होंने देखा और यही कारण है कि आज दिल्ली पूरे देश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति के अंदर से गुजर रही है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं बात पे आता हूँ। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना है। शुरुआत फिर से कह रहा हूँ कि 7 दिन से हुई, लेकिन फिर भी मामला बढ़ा, लेकिन उससे निपटा भी। देश में लॉक अनलॉक की जो शुरुआत हुई वो भी दिल्ली से ही शुरुआत हुई। अब जो स्थितियां हैं, बड़ी चुनौती रही, बहुत भयावह समय देखा, मंजर देखा, लेकिन इसके बाद में जो आज स्थितियां हैं वो बेहतर दिखाई दे रही हैं। अब अगर एजुकेशन के बारे में बात किया जाए, आईसीएसई और सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, 12वीं की 10वीं की। ठीक है, प्रधानमंत्री ने खुद भी इस पर अपना जो है रुचि दिखाई। महत्वपूर्ण बात ये सवाल उठता है कि क्या अभी अब जून में है, जून में दस्तक दे चुके हैं, आज जून का पहला सप्ताह में हम हैं, क्या अगर हमारी स्थितियां बेहतर रहती है, संक्रमण का रेट लगातार नीचे जाता है और हम इससे उभर के आते हैं, तो क्या ये माना जा सकता है जो नया सेशन होगा, जो अमूमन जुलाई से शुरू होता है, तो क्या बच्चों के स्कूल जुलाई से खुलने की स्थितियों में होगी दिल्ली? क्या इसी ऑनलाइन पैटर्न, एजुकेशन पैटर्न पे चलेगी? क्या जिस तरह से आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनकी क्या पॉलिसी रही है, क्या तैयारियां हैं, क्या कोई ऐसी बात आप खबर से साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि कोरोना वैक्सीन जब तक सब बच्चों को नहीं लग सकती, हमें स्कूल पूर्ण रूप से नहीं खोलने चाहिए। ऑनलाइन जी। एजुकेशन चल रही है, तीसरी लहर में बच्चों की बात की जा रही है। स्कूल के अंदर बच्चे, जब बच्चे जाएंगे तो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जी। ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार को वैक्सीन जल्दी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि देश के हर स्कूल जाने वाले बच्चे को, हर कॉलेज जाने वाले बच्चे को वैक्सीन लग जाए, रोजगार पे जाने वाले बच्चे को वैक्सीन लग जाए और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अगर वैक्सीन लग जाती है तो स्कूल खोलने के अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर वैक्सीन नहीं लगती तो तब तक स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए। तो सुशील जी, ये मान लिया जाए कि अब अगले कम से कम 6 से 8 महीने तक तो स्कूल नहीं खुलने वाले, अगर ये बात है कि अब बच्चों को जब तक वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा तब तक जो है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो रेट ऑफ रेशियो चल रहा है वो तो बिल्कुल उतना ही दिखा रहा है कि कम से कम 6 से 8 महीने लगेगा, तब जाके सभी बच्चों को और सभी लोगों को वहां पर वैक्सीनेशन किया जा सकता है। अब कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक एजेंडे के तहत ही सही, दिल्ली और जो बीजेपी, जो गैर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर वैक्सीनेशन आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। वहां के सारे ही मुख्यमंत्रियों को इसी पर बयानबाजी करते हुए देखा जाता है। खासतौर से केजरीवाल साहब ने तो कई बार अपने प्रेस वार्ता में ये बात मुद्दे को उठाया कि वैक्सीनेशन को हैवीली जो मजबूती के साथ वहां पर जो है लागू करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मांग उठाई जाती है लेकिन हो नहीं पा रहा। देखिए, दो मैं बात बता दूं, मजबूर तो सारा देश ही है, परंतु बीजेपी शासित राज्यों को बोलना अलाउड नहीं है। जनता मरे तो मरे, पर वहां के मुख्यमंत्री इस बात को मान ही नहीं सकते कि हमारे पास कमी है। हालांकि मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमारे पास भारी कमी है, और बाहर विजय साहब और खट्टर साहब बयान देते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, 50,000 प्रतिदिन लगाएंगे। भूल जाते हैं कि 50,000 से 600 दिन के अंदर पूरा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि वैक्सीन की कमी तो पूरे देश के अंदर है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी और बाकी और कुछ मुख्यमंत्री जनता की परवाह करते हुए वो उस मुद्दे को उठाते हैं, बखूबी तेजी से उठाते हैं, ताकि वहां की जनता सुरक्षित रह सके और किसी तरीके से वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा मिले। और इसी के लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ग्लोबल टेंडर करें, पूरी दुनिया से वैक्सीन को हिंदुस्तान में खरीद कर लाएं, और हिंदुस्तान की जो योग्य कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती है, उनसे वैक्सीन बनाने की तैयारियां शुरू करा देनी चाहिए, वैक्सीन बनवानी चाहिए। अगर कहीं रॉयल्टी देनी पड़ती है किसी कंपनी को जो ऑलरेडी वैक्सीन बना रही है, वो रॉयल्टी की पेमेंट भी करवा देनी चाहिए, परंतु पूरे देश के अंदर एक रेट पे वैक्सीन मिलनी चाहिए और वैक्सीन सबको मिलनी चाहिए और फ्री में लगनी चाहिए।
चलिए संसद सत्र की अगर बात करें, चलिए विस्टा भी बहुत जो है सेंट्रल विस्टा पर भी बहुत सारी बहस हुई है। हालांकि मैंने खुद आपको और संजय सिंह जी को वहां पर जब ये सब चल रहा था, वहां पर जो स्थितियां बनी हुई थी, आपको विरोध करते देखा। तो अगर संसद का सत्र की शुरुआत होती है, अगर ये हालात जो है ठीक रहते हैं संक्रमण को लेकर, तो अब आम आदमी पार्टी विपक्ष की पार्टी के तौर पर किन किन मुद्दों पर अगले सत्र में सरकार को घेरने का काम करने जा रही है? कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले कोरोना की टेस्टिंग पूरे देश के अंदर पूरी होनी चाहिए, कोरोना की वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए, किसानों की बात मान के किसानों को अपने घर पे भेजना चाहिए, स्कूली बच्चों को वैक्सीन पूरी लगनी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ सके, और देश के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब बजट बढ़ाने की जरूरत है। भारत सरकार 3.25% बजट मेडिकल पे खर्चती है, जबकि 6% बजट कम से कम मेडिकल पे खर्चा जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकारें उस पर अपना अपना बजट खर्चती है, परंतु राज्य सरकारें भी कोई 7%, कोई 6%, कोई 8% खर्चती है। जिस प्रकार केजरीवाल सरकार 13 से 14% बजट अपना जीडीपी का मेडिकल के ऊपर खर्चती है, और लगभग 25% बजट एजुकेशन के ऊपर खर्चती है, 25-25.5%। तो ऐसा पूरे देश के अंदर होना चाहिए ताकि देश स्वस्थ रहे, देश शिक्षित हो और देश विकसित हो। चलिए जाते जाते एक बड़ा अटपटा सवाल है सुशील जी, क्या ये माना जा रहा है कि चलिए देखिए मेरे ख्याल से आर्थिक चुनौतियां तो पूरे देश के लिए है, जब लॉकडाउन लगता है देश में तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां डगमगाती हैं। लेकिन जब अभी अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें कि ये कहा गया कि शराब की होम डिलीवरी होगी, और उसके बाद पता चलता है कि लोगों ने उस बयान को, उस फैसले को घेरना शुरू किया। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का कुछ फैसला लिया गया, ठीक है, डिलीवरी होम डिलीवरी नहीं हो रही, लेकिन जो है सरकारी ठेके तो वहां खोले ही गए, शराब की दुकानें वहां खोली गई। तो क्या वाकई में ये माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार के लिए इस वक्त आर्थिक स्थितियां चुनौती के रूप में देखी जा सकती है, फंड की स्थितियां जो है दिक्कत में है, और केंद्र सरकार से किसी तरह की मदद की बात या फिर सहयोग की बात की जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा? देखिए, दिल्ली सरकार होम डिलीवरी राशन की भी करवा रही है। दिल्ली सरकार ने गरीब आदमी का जो राशन राशन मुद्दा नहीं बना आज, ना सर, सुशील जी? मैं मुद्दा राशन मुद्दा नहीं बना? मैं आपको बता रहा हूँ, होम डिलीवरी की जी। बात बता रहा हूँ, शराब की बात नहीं हाँ। करूंगा, पहले मैं राशन की बात बता रहा हूँ। 4 हाँ। बार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी अप्रूवल हुई पॉलिसी की, और अब हम्म। रोक। ये चाहते हैं कि कोरोना फैले, क्या चाहते हैं हम्म। कि शराब की दुकानों पे लंबी लाइन लगे और कोरोना लेके लोग घर जाए, राशन हम्म। के लिए गरीब आदमी दुकान के लाइन में लगे कोरोना लेके घर पे आए। अरे आज हम्म। मॉडर्न युग है, हर चीज की होम डिलीवरी हो रही है, फर्नीचर की होम डिलीवरी हो रही है, खाने की होम डिलीवरी हो रही है, बुक्स की होम डिलीवरी हो रही है, क्या चीज नहीं है, कार की होम डिलीवरी हो रही है, आप हर चीज की होम डिलीवरी हो रही है। मतलब सीधा कुछ मकसद तो ये है कि संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन राजनीतिक जो है राजनीतिकरण होकर इसका जो है लोगों ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। विपक्ष को कुछ कहना ही होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि राशन की होम डिलीवरी पे अब विपक्ष चुप क्यों है? हमने होम हम्म। डिलीवरी शुरू कराई और हम्म। इन्होंने होम डिलीवरी पे रोक लगा दी। गरीब हम्म। आदमी का राशन सैकड़ों साल से लूटते आ रहे हैं। चीनी हम्म। उसके कोटे के खा जाते हैं, गेहूं उसके कोटे का खा जाते हैं, चावल उसके कोटे का खा जाते हैं। तो दिल्ली हम्म। सरकार ने एक बेहतरीन योजना दी, जिस प्रकार दिल्ली हम्म। सरकार डॉक्यूमेंट की डोर स्टेप डिलीवरी लोगों के घर पे कर रही है। तो हम्म। अगर इस प्रकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी लोगों के घर में हो जाए, और राशन जहाँ पे शराब जिसने पीनी वो लाइन पे लगता है, लाइन पे लगता है, तो फिर आपने देखा था जब जहाँ जहाँ ठेके खुले, किलोमीटरों किलोमीटर लंबी लाइन लगी हिंदुस्तान के सारे राज्यों के अंदर। तो उस जी कोरोना बिल्कुल सही बात। संक्रमण से बचने के लिए अगर देश सरकार कोई फैसला ले रही है तो बीजेपी को और कांग्रेस को उसका स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि राशन की डिलीवरी भी रोक दें और शराब की डिलीवरी भी रोकने के लिए चिल्लाते रहे। चलिए सुशील जी, आखिरी सवाल आपसे, और आखिरी मतलब सवाल भी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि एक संदेश खबर के जो तमाम दर्शक हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, और खासतौर से वो लोग जो दिल्ली में आपके साथ वहां आपके ऊपर जिम्मेदारी पर लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप खबर के दर्शकों के लिए? मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, मास्क लगा के रहें, और अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना, अपना काम भी करें। उसके तो वर्क फ्रॉम होम करें, जाना जरूरी है तो ऑफिस में जाएं, 50% कैपेसिटी के साथ ऑफिस खोल दिए गए हैं, ऑड इवेंट के तौर पे दुकानें खोल दी गई हैं। आप जाएं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, परंतु अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना का ख्याल रखें कि लोगों को कोरोना ना फैले, और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से निभाएं।
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें अगर कोरोना से लड़ना है तो कहीं ना कहीं सतर्कता रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी, और वैक्सीनेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक कोशिश करना है कि कम से कम बाहर निकले, जिससे कि कोरोना संक्रमण है उसको हम रोक सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपसे आपसे जितनी बात हम लोग जान सकते थे आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर हमारे देश में और खासतौर से दिल्ली में आए ही नहीं, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने जितना मेहनत की है, उनको उसका असर, उसका फल देश की जनता आने वाले समय में चुनावों में फिर से वोटों के तौर पर दे, और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द ही दिल्ली में फिर से सेवा करती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने खास तौर से आम आदमी पार्टी का जो पूरा जो कार्यकाल रहा है, खास तौर से इस जो दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के, उसमें अपनी बातें रखी। हालांकि राजनीतिकरण अलग अलग मुद्दों पर की जाती रही है, लेकिन समस्या वही है कि जब हल की बात निकल के आती है तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। केजरीवाल सरकार ने जो जो भी फैसला लिया होगा या जिन स्थितियों में लिया होगा, राजनीतिकरण जरूर हुई लेकिन उसका असर भी दिखाई दिया। देश में केजरीवाल सरकार के ही फैसले के बाद पहला राज्य दिल्ली बना जिसमें कि वहां लॉकडाउन लगा दूसरी लहर से पहले। उसके बाद अनलॉक का फैसला भी दिल्ली सरकार ने ही समय पर लिया, और उसके बाद अब अनलॉक 2 यानी कि कल सोमवार से शुरू हो जाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से सुशील कुमार गुप्ता ने भी कहा था कि भाई आपको अभी सतर्क रहने की जरूरत है, आप सावधान रहने की जरूरत है। जब आप सतर्क है, सावधान है, तभी आप कोरोना को परास्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं, और इस जंग में हमें सतर्कता और सावधानी के साथ ही महत्वपूर्ण स्थितियां रखनी होंगी। मेरी भी और हम सभी की खास तौर से खबर की तरफ से सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग अभी घर से कम निकलें। भले ही हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, यूपी में भी और मध्य प्रदेश में भी तमाम जगह राज्य हैं जहां पर जो है अनलॉक की स्थितियां खुलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको बहुत जरूरी हो तभी आप पब्लिकली आप घूमने जाइए, क्योंकि अभी लोग बड़े एक्साइटेड है कि भैया बाजार खुलने वाले हैं, लोगों को शॉपिंग करना है, जो लोग फ्रस्ट्रेट थे घर पर बैठना है उनको घूमने जाना है। तो बस अभी कह सकते हैं कि वो बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। और अगर खासतौर से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ भीड़ भाड़ जो है इकट्ठा होती है, तो अभी कोरोना से हम बचे नहीं हैं। कोरोना से हम थोड़े से कम असर से अभी हम आगे निकल के आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी दूसरी लहर खत्म होगी तो तीसरी लहर हमारे पास चुनौती बनके सामने खड़ी है। तो अगर जब खड़ी है तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा, और हमारे साथ जितने सैकड़ों लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने जो जान दी है, हमें उसको रोकना है, उससे लड़ने के लिए तैयार रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का खबर के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।